आइए सीधे आपको लिए चलते हैं। अब ऋतिक भालेकर हमारे सहयोगी मौजूद हैं और ऋतिक, वहां पर उद्धव ठाकरे वोट डालने पहुंचे हैं। देखिए, बड़ी तस्वीर में अगर आप देखिए तो ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। लगभग 53 ऐसी सीटें हैं जहां पर सेना वर्सेस सेना की लड़ाई है। एक तरफ उद्धव ठाकरे हैं तो सीधा मुकाबला उन सीटों पर शिंदे वाले शिवसेना से है। ऐसे में ये बड़ा एग्जाम उनके लिए भी है, अस्तित्व वाला एग्जाम। जी बिल्कुल सही कहा अंजना आपने। ये शिवसेना के लिए अस्तित्व की लड़ाई है, चाहे वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो या तो फिर ठाकरे की शिवसेना हो। शिवसेना में दो फाड़ के बाद ये पहला विधानसभा का चुनाव है और हमने देखा किस तरह से शिवसेना वर्सेस शिवसेना ये मुकाबला पूरे महाराष्ट्र में देखा जा सकता है। लेकिन सबसे अहम कड़ी रहेगी मुंबई के 36 सीटें और उस 36 सीटों में लगभग 11 से 13 ऐसी सीटें हैं जहां पर शिवसेना के जो प्रत्याशी है वो आमने सामने खड़े हैं। उद्धव ठाकरे अपने परिवार के साथ अब फिलहाल यहाँ पर बांद्रा ईस्ट के इस साहित्य सहवास के पोलिंग बूथ पर अपना वोट डालने आए हैं। अपना अधिकार जो है लोकतंत्र ने दिया अधिकार वो एक्सरसाइज करने आए हुए हैं। हमने देखा यहाँ पर आदित्य ठाकरे, उनके भाई तेजस ठाकरे, पत्नी रश्मि ठाकरे और उद्धव ठाकरे सभी परिवार के सदस्य इकट्ठा यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर कतार में खड़े थे अब वो अंदर चले गए हैं, अब अपना वोट डालेंगे। आपको बता दूं कि वरुण सरदेसाई जो कि आदित्य ठाकरे के ही मौसेरे भाई है, वो यहाँ से ठाकरे शिवसेना के प्रत्याशी है। उनके खिलाफ जिशान सिद्दीकी जो यहाँ के मौजूदा कांग्रेस के विधायक थे, अब वो अजित पवार गुट में जा गए, शामिल हो गए हैं। और तृप्ति सावंत जो कि इससे पहले शिवसेना में ही थी, अब वो एमएनएस से यहाँ पर लड़ रही है। तो कहीं ना कहीं ट्रायंगुलर लड़ाई आपको बांद्रा ईस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखने को मिलेगी। मातोश्री का आंगन है ये बांद्रा ईस्ट और यहाँ पर शिवसेना के अस्तित्व की लड़ाई देखी जा सकती है। अंजना, फिर हुआ बस थमा सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, हमारे साथ कई खास मेहमान यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी उतनी ही गर्म बहस हो रही है जैसी शायद महाराष्ट्र में हो रही है। बहुत बड़ा चैलेंज है ये। देखिए, कैशकांड में तो रागी जी कल तस्वीर दिखी, क्योंकि ये सच है कि बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे, उनके हाथों में नोट थे। लेकिन बिटकॉइन वाला जो आरोप बीजेपी लगा रही है, आपको लगता है कि जो रूरल वोटर है, जो ग्रामीण वोटर है, वो समझेगा कि क्या है आरोप, क्या है? अरे, डिजिटल करेंसी के बारे में हम लोगों को जब जानकारी बहुत ज्यादा नहीं है, हाँ। साइबर पुलिस को जानकारी नहीं है, हाँ। जो साइबर सेल के लोग हैं वो ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा समस्या है, क्योंकि ये सारा ट्रांजैक्शन जो होता है वो नेटवर्क ट्रांजैक्शन होता है। तो ऐसे में इस नेटवर्क ट्रांजैक्शन के बारे में चाहे आप जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताइए, ये नैरेटिव सेट करने के लिए बात अपनी बात। एकनाथ शिंदे को आप देख रहे हैं, एकनाथ शिंदे अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये शिवसेना, अब अगर आप देखिए तो चुनाव चिन्ह मिलने के बाद शिवसेना इनकी है। एक वक्त पर विधायक, लगातार कई बार विधायक रहे, ठाणे कोंकण का पूरा इलाका अगर आप देखें तो गढ़ रहा है इनका, और खास तौर पर ठाणे का इलाका, कल्याण से इनके बेटे श्रीकांत शिंदे भी सांसद हैं, और लगातार वहां से चुने जाने के बाद एकनाथ शिंदे, जिनके लिए बड़ा इम्तिहान है, वो मुख्यमंत्री बने। उन्होंने उद्धव ठाकरे से बगावत की, 40 विधायक उनके साथ थे। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी के सामने जो समर्पण है उद्धव ठाकरे का, वो हमें मंजूर नहीं है। उद्धव ठाकरे का गुट ये पूछता रहा कि अभी तक फिर क्यों बने रहे, क्यों आपने 2022 में आकर ये अलग होने की सोची। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है। एक तरफ उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे आपको दिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ तस्वीर में है एकनाथ शिंदे, जो ये कहते हैं कि मुझे हल्के में मत लेना, मैंने अपनी दाढ़ी से अगाड़ी को गड्ढे में डाल दिया है। ये उनका डायलॉग बहुत वायरल हो रहा है पूरे महाराष्ट्र में। उनका ये कहना है, और जब वो बीजेपी की इस बार जीत भी हुई, आखिरकार उनकी सरकार बनी, अगर आप देखिए तो एनडीए के साथियों के साथ बनी है, चाहे 8 विधायक इनके हों, 8 सांसद इनके हों, एकनाथ शिंदे गुट के, नीतीश कुमार के, चंद्रबाबू नायडू के। लेकिन उस सभा में जब संसद में एकनाथ शिंदे बोल रहे थे तो उन्होंने अपनी पूरी गाथा सुनाई और कहा, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में रहकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। वो ये कहते हैं कि एक वक्त ऐसा था जब मेरे पिता ने मुझे ऑटो दिया और कहा ऑटो चलाओ, लेकिन मुझे उसमें मन नहीं लगता था, मैं राजनीति में जाना चाहता था। माँ से भी बगावत की, पिता को भी नाराज किया, लेकिन मैं राजनीतिक रूप से आगे बढ़ा
और धीरे धीरे वो बहुत करीबी बाला साहब ठाकरे के बन गए थे। लेकिन विरासत बाला साहब ने अंततः 2012 में अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने दे दी उद्धव ठाकरे को, और एक लंबी लड़ाई चली विरासत की, जिसमें बड़े बड़े दिग्गज, चाहे वो नारायण राणे हो, उसके बाद काफी देर बाद छगन भुजबल भी निकल गए और शिवसेना को सभी बड़े बड़े नेता छोड़ गए, लेकिन इन सब के बीच एकनाथ शिंदे शामिल रहे। उद्धव ठाकरे की सरकार में वो मंत्री भी बने। 2022 में जाकर उन्होंने बगावत की और अब उद्धव ठाकरे के खिलाफ जमकर बोलते हैं। बल्कि मेरे इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि आज अगर बाला साहब ठाकरे जिंदा रहते तो वो कहते उद्धव ठाकरे को कि जंगल में जाओ, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करो, और वो हम जैसे नेताओं को, कार्यकर्ताओं को कहते कि तुम पार्टी संभालो। ये मेरे इंटरव्यू में उन्होंने कहा। पूरे परिवार के साथ आपको दिख रहे हैं उद्धव ठाकरे, जो वोट डालने पहुंचे हैं और अपने वोट का निशान दिखा रहे हैं, और नीचे है एकनाथ शिंदे, वो भी अपने परिवार के साथ आज मतदान करने गए हैं। उनके लिए भी बड़ा इम्तिहान है। अगर ये बार बाजी फिसलती है तो फिर शिंदे के लिए नए सिरे से खड़ा होना बड़ा चैलेंज होगा। वहीं उद्धव ठाकरे के लिए भी लागू होता है। बोलिए अंजना जी, यदि शिवसेना के लोगों को यदि तय करना होता कि बाला साहब ठाकरे का वारिस कौन होगा, राजनीतिक वारिस, तो एकनाथ शिंदे ही होते। लेकिन वहां भी परिवार चल गया, और वो सच कह रहे हैं, वो जमीनी नेता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस महाराष्ट्र के असेंबली चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे राज ठाकरे की तरफ बढ़ने की दिशा में चल पड़े हैं। यदि इस चुनाव में उद्धव ठाकरे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते हैं, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है, तो महाराष्ट्र की राजनीति में वो चौथे पायदान पे चले जाएंगे। क्या आप भी ऐसा मानते हैं? कई लोग ग्राउंड पर मान रहे हैं कि उधर अजित पवार अगर कमजोर कड़ी है, जिनकी परफॉर्मेंस 1 आउट ऑफ 4 रही थी पिछली बार लोकसभा में, तो इस तरफ उद्धव के परफॉर्मेंस पर बहुत निर्भर है। नहीं, मैं ऐसा नहीं, कांग्रेस और शरद पवार गुट बहुत आश्वस्त है कि हम तो बड़ा अच्छा करने वाले। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता कि उद्धव ठाकरे कमजोर कड़ी है, क्योंकि पूरा चुनाव ही उद्धव बनाम शिंदे है। और ये चुनाव हो क्यों रहा है? इसलिए हो रहा है कि उद्धव ठाकरे की सरकार गिराने के बाद एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये भी एक मुद्दा है वहां पर। महाराष्ट्र की अस्मिता का मुद्दा है। महाराष्ट्र की अस्मिता के सवाल पर एकनाथ शिंदे के पास कोई जवाब नहीं है कि 7 प्रोजेक्ट जो चले गए महाराष्ट्र से निकल करके, उसका क्या जवाब है उनके पास? वो उद्धव ठाकरे उठा रहे हैं हर सभा में अपने। संजय जी, मराठा चेहरा शिंदे साहब का आपको कैसे काम करते हुए दिख रहा है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि शिंदे साहब का मराठा चेहरा जो है वो मराठा वोट, मुझे इस वक्त लगता है कि मराठा वोट शिंदे ग्रुप के तरफ झुका हुआ दिखाई पड़ता है। निश्चित रूप से उनको इसका फायदा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और जारांगे पाटिल ने जब आंदोलन भी किया और भूख हड़ताल की, तो फिर इन्हीं के कहने पर, एकनाथ शिंदे के कहने पर वो भूख हड़ताल उन्होंने तोड़ी थी। और ऐसा माना जा रहा है कि कई जो मराठा हैं उनको भी शामिल करके ओबीसी में अलग अलग सर्टिफिकेट्स देकर पूरे मामले को बीजेपी ने लोकसभा से विधानसभा चुनाव आते आते काफी कंट्रोल किया है। और शिंदे ने लोकप्रियता के मामले में ग्राउंड बढ़ाया अपना।